जय हिंद स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल डॉग्मा। देखो, सेंट्रल डॉग्मा एक पूरी प्रोसेस का नाम है। इस सेंट्रल डॉग्मा की जो प्रोसेस है, इस सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसेस में आती हैं तीन मैकेनिज्म। सबसे पहला आता है रेप्लिकेशन, उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद फिर अगला जो आता है ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेसेस मिलके ही सेंट्रल डोग्मा बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंट्रल डोग्मा क्या चीज़ होती है, पहली बात फ्रांसिस क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था 1957 के अंदर। अब सेंट्रल डोग्मा को समझाता हूँ। देखो, इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, हमारी बॉडी में डीएनए होता है। ठीक है, जब डीएनए से ही डीएनए बन जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस इसके नाम है जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं। कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए मान लो मेरे पास एक डीएनए है, इस डीएनए से इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई। ठीक है, बहुत सारी जब कॉपीज बनती हैं, ये कॉपीज बन गई, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। जब डीएनए बन चुका है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, क्या? डीएनए से एमआरएनए, तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है बेसिकली, तब उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसे बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन जब एमआरएनए से डीएनए बनता है वापस से, देखो वापस मैंने एरो दिखा रखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से प्रोटीन का बनना, क्या? डीएनए से प्रोटीन का बनना। कौन सा प्रोटीन? फंक्शनल प्रोटीन। प्रोटीन भी कई टाइप के होते हैं। डीएनए से फंक्शनल प्रोटीन का बनना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल डॉग्मा क्या है, तो लिखेंगे इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच जब जिस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन क्या, जो डीएनए में स्टोर होती है, कोई करेक्टर हो गया, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जब इन्फॉर्मेशन पास होती है डीएनए से, डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बनता है, मतलब डीएनए से प्रोटीन में जब कोई इन्फॉर्मेशन पास होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा की जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि डीएनए से ही डीएनए का बनना, कि डीएनए एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए से इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन गई हैं, बहुत सारी डीएनए बन गए हैं। तो ये बहुत सारा डीएनए कैसे बन रहा है, तो वो बनता कैसे है वो समझते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपी। क्या? हम इसमें दो आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे, किसकी? डीएनए की। और किससे? हम ओरिजिनल डीएनए से ही डीएनए की कॉपीज बन रही हैं। डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, मतलब एक डीएनए है, उससे बहुत सारा डीएनए बन रहा है, तो उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये डीएनए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो डीएनए है ना, वो एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। समझते हैं इसको। डीएनए का नेचर कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। वो क्या चीज़ होती है? देखो, हमारे पास ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये रहा। हमेशा डीएनए, ये जो होती है डीएनए की स्ट्रैंड्स बोलते हैं, STRAND, स्ट्रैंड्स। ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है। अब ध्यान से देखो, मैंने इस स्ट्रैंड की कुछ नेमिंग की है। 5 प्राइम इसको बोलते हैं, 3 प्राइम, और इसको बोलते हैं 5 प्राइम। और इसी के बिल्कुल अपोजिट 5 प्राइम और 3 प्राइम। ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो मैं बोल रहा हूँ, इसे बोलते हैं पोलैरिटी। मतलब जब एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, तो दूसरी स्ट्रैंड बिल्कुल इसकी अपोजिट होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये दो स्ट्रैंड्स होती हैं। देखो, सेमी कंजर्वेटिव नेचर समझते हैं। इस डीएनए को अपनी कॉपीज बनानी है, और किस प्रोसेस के थ्रू बनानी है? रेप्लिकेशन के थ्रू बनानी है, क्योंकि डीएनए से डीएनए का डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक बात है। लेकिन जब डॉटर स्ट्रैंड, जब इस डीएनए से कॉपीज बनेंगी, तो एक बात देखना, मैंने यहाँ देखना ब्लू कलर से डिनोट किए हैं इसकी स्ट्रैंड्स। तो एक बात देखने को मिलती है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जब ये, अब पता क्या होगा, ये पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए। इस पेरेंट डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है ना, वो दोनों स्ट्रैंड ही अपनी एक कॉपी बनाएंगी। देखो, ये वाली स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड रही, ये वाली स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड अलग होगी, लेकिन एक नई स्ट्रैंड बनी है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, तो नए डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, नए डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो पेरेंट डीएनए है, देखो ये टोटल डीएनए 100% है,
तो 50% ये स्ट्रैंड होगी और 50% ये होगी। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि पेरेंट जो नया मॉलिक्यूल बनता है, नए मॉलिक्यूल में 50% जो डीएनए होता है वो पेरेंट का ही होता है। सेम ह्यूमन में भी इतनी होता है ना। और 50% डीएनए पेरेंट का होता है और 50% जो नया बनता है। तो मतलब 50% डीएनए ही कंजर्व रहा, कंजर्व मतलब बचा, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल नए बनते हैं उनके अंदर 50% जो डीएनए है वो पेरेंट का होता है और 50% नया बनता है। तो सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव, कि पेरेंट का आधा डीएनए डॉटर्स के अंदर कंजर्व है, इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये पेरेंट स्टैंड है और जो नहीं बनी है उसे डॉटर स्टैंड बोलते हैं। तो 50% डीएनए इज कंजर्वेटिव, जो 50% डीएनए है वो डॉटर मॉलिक्यूल्स में कंजर्व रहता है, मतलब पेरेंट का ही रहता है। आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद होता क्या है, देखो ये दो स्ट्रैंड है, इन दो स्ट्रैंड्स ने क्या किया, अपना खुद का एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, तो एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है किसी के अंदर और एक डॉटर स्ट्रैंड होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जब डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है, मतलब जो प्रोसेस होती है, जब डीएनए से डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन रही हैं, तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम, उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद है डीएनए लाइगेज, उसके बाद है आरएनए प्राइमेज। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह मैंने बता रखा है डीएनए स्ट्रैंड के बारे में। डीएनए को ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, हमें बड़े अच्छे से पता है ना कि जो ए होता है, एडेनिन होता है, वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। मतलब डीएनए के ऊपर ऐसे बेस पेयर्स होते हैं कि ए जी टी सी, ए जी टी सी ए, इस तरीके से। तो दूसरी स्ट्रैंड पे इसके अपोजिट होंगे, तो ए के अपोजिट कौन होता है, टी, तो इस पर टी होगा। जी के अपोजिट कौन होता है, सी, तो इस पर सी होगा। अगर यहाँ पर टी है तो टी के अपोजिट क्या होता है, ए। ये ए टी के अपोजिट है, टी ए के अपोजिट है, तो इस तरह से स्ट्रैंड बनती है। अच्छा, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है ना डीएनए की, इनके बीच में जो ये बॉन्ड होते हैं इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। रेप्लिकेशन प्रोसेस, देखो जब भी रेप्लिकेशन, जब डीएनए से डीएनए का बनना स्टार्ट होता है तो वो किसी न किसी जगह से स्टार्ट होता है। मतलब ये तो है, अगर मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ, अगर आप भी कोई काम शुरू कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो किसी न किसी पॉइंट पे ही स्टार्ट करोगे ना। ऐसा तो नहीं है रैंडम उठा लोगे। मान लो अगर मुझे बायोलॉजी को पूरा पढ़ना है तो मैं चैप्टर नंबर मतलब सीक्वेंस में पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, सबसे पहले बुक ओपन करके सबसे पहले मेरे पास कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर 1 ही आएगा। उसी तरीके से जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस करनी होती है तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मुझे इस प्रोसेस को स्टार्ट कराना है। तो मेरा ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया, इसको बेशक मत बनाना, ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए, ये मतलब बनाने के लिए उस चीज़ों के लिए नहीं है। पेपर में जो बनाना है अच्छे से वो मैंने नेक्स्ट पेज पे समझा रखा है, आगे समझा रखा है इस वीडियो में। देखो मेरे पास ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, अब मुझे स्टार्ट करनी है रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, कॉपीज का बनना। ठीक है, अब पूरे डीएनए पर कहीं पर भी एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ओ आर आई साइट। कौन सी साइट, ओ आर आई साइट। ओरिजन, ओ की फॉर्म है ओरिजन, आर फॉर रेप्लिकेशन और आई फॉर, ठीक, और रेप्लिकेशन सॉरी कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये वो साइट होती है जहाँ पर एडनिन और थाइमिन, एडनिन थाइमिन, थाइमिन एडनिन, एडनिन थाइमिन, ये बेस पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और यही वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, हमें उस साइट को पहचानना है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक बात है। तो और ओराई साइट पर कौन से बेस पेयर ज़्यादा होते हैं, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन थाइमिन। देखो अब एक बात समझने की है, एडेनिन थाइमिन बेस पेयर यहाँ ज़्यादा हैं, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन क्यों नहीं है, ये भी तो बेस पेयर है ना। वो इसलिए क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में, लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में डबल ट्रिपल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ना मुमकिन नहीं है फिलहाल के लिए, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसको तोड़ना ईजी है इन कंपैरिजन टू ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसीलिए ओ आर आई साइट पर कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा होते हैं, ए टी जी सी ए, सॉरी ए टी ए टी ए टी, ये सीक्वेंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने किया क्या
तो हमने एक एंजाइम डाला, हमने 4 एंजाइम पढ़े थे, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिनकी ज़रूरत होती है। सबसे पहला हेलिकेन एंजाइम होता है। हेलिकेन एंजाइम ये, या इसको अनजिपिंग भी बोलते हैं, समझेंगे क्या है। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज होता है। तीसरा डीएनए लाइगेज होता है। उसके बाद प्राइमेज होता है, समझेंगे आराम से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या था, ओआरआई साइट को पहचान लिया जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर मैंने एक एंजाइम यूज़ किया हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है, हेलिकेज का काम होता है ओआरआई साइट पर जाना और इन दोनों की, ये जो स्ट्रैंड है और ये जो स्ट्रैंड है, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। देखो तोड़ दिए। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करूँगा तभी ये एक स्ट्रैंड अपने साथ एक नई डॉटर स्ट्रैंड लेके आएगी, तभी तो ये एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। उसी तरीके से ये स्ट्रैंड अलग होगी, ये अपने लिए एक डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी, तो ये मॉलिक्यूल अलग होगा। जैसा कि देखा था हमने यहाँ पर, ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं। सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगी, तो ये एक स्ट्रैंड आ गई, ये दूसरी स्ट्रैंड आ गई। ये स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है, ये भी पेरेंट है, तो ये स्ट्रैंड अपनी एक नई और स्ट्रैंड बनाएगी। देखो बना ली इसने, ये डॉटर स्ट्रैंड है, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरीके से ये बन गया। तो अब हम समझते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस को बड़े प्यार से, ठीक है, अच्छे डायग्राम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या था मेरे पास, एक डीएनए का मॉलिक्यूल था। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम। देखो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक बात है। अब उसके ऊपर एक साइट होती है जिसको ओआरआई साइट बोलते हैं। आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि ओआरआई साइट कौन सी साइट होती है। ओआरआई साइट वो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने पहचाना, पहला स्टेप ये होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि ओआरआई साइट कहाँ पर है। जैसे ओआरआई साइट पहचान ली, पहचानने के बाद अब हमने कौन सा एंजाइम ऐड किया, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज ने क्या किया, इन बॉन्ड को तोड़ दिया। जैसे कि हमने देखा था ना, हेलिकेज क्या करता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करते ही ये पूरा डीएनए है, इस डीएनए का सिर्फ ये पार्ट, छोटा सा पार्ट, ये खुल गया। देखो ये वाला पार्ट है ना, ऐसे खुल गया, ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये सब लिखा हुआ है इसमें, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये खुल चुका है, ये हेलिकेज एंजाइम है। ये हेलिकेज एंजाइम आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको आगे का डीएनए भी तो खोलना है। अभी ये इतना खुल चुका है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, टोपो आइसोमरेज और एसएसबी प्रोटीन और डीएनए पॉलीमरेज। या क्या, टोपो आइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन और डीएनए पॉलीमरेज। जैसे मैंने इसमें ऐड किया, टोपो आइसोमरेज यहाँ पर आ गया। आप इसको सिंपल शेडेड पेंसिल से बना दो। और साथ साथ में ये आ चुके हैं हमारे पास एसएसबी प्रोटीन, ऐसे 3-3 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक बात है। अब समझो ध्यान से, ठीक है। और साथ साथ में एक चीज़ और है, और साथ साथ में मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर प्राइमर। क्या ऐड कर दिया, प्राइमर, ठीक है। अब समझो, देखो ये जो टोपोआइसोमरेज होता है, ये क्या काम, क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। देखो एक बड़ी अच्छी सी बात है, जब मैंने डीएनए को ऐसे पकड़ के खोल दिया, खोलने के बाद ये डीएनए वापस से ना जुड़ जाए और वापस में से ना जुड़कर ऐसा ना हो जाए, तो इसके लिए हमें टोपोआइसोमरेज और एसएसबी प्रोटीन की ज़रूरत थी, ठीक है। अब एसएसबी प्रोटीन हेल्प करता है कि ये दोनों स्ट्रैंड वापस से ना जुड़ जाए, उसको जुड़ने ना देना, क्योंकि जुड़ जाएंगी जब ये दोनों स्ट्रैंड, तो ये ऐसी हो जाएंगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। टोपोआइसोमरेज का मतलब काम ये होता है कि सुपर कॉइलिंग से बचाना। मतलब सुपर कॉइलिंग मतलब देखो, जब दो स्टैंड, मान लो मेरे पास एक, मतलब कुल मिला के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो जो तार होती हैं, घरों में तार होती हैं, वो लिपटी हुई होती हैं, मतलब एक्सटेंशन बोर्ड की तार हो गई, जो घरों में तार बनवाते हैं, ठीक है। अब जब मैं उस तार को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के अलग करूँगा, दोनों को ऐसे करूँगा, तो आगे गांठ पड़ जाती है, कई बार तारों में, रस्सी में गांठ पड़ जाती है। उसी तरीके से आगे के, सॉरी अब ठीक है, ये मैंने टोपोआइसोमरेज बताया था, ये एसएसबी प्रोटीन बताया था, ठीक है। तो एसएसबी प्रोटीन का काम क्या होता है कि इनको वापस से जुड़ने ना देना, रीएसोसिएट ना होने देना। रीएसोसिएट हो गए तो फिर रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और टोपोआइसोमरेज का काम क्या था, सुपर कॉइलिंग से बचाना, कि जो अगर डीएनए खुल रहा है, डीएनए खुल रहा है तो उसमें गांठ ना पड़ने दे, क्या, गांठें ना पड़ने दे। उसके बाद अब हम यहाँ पर अटैच कर देंगे प्राइमर, ये रहा ग्रीन कलर से, क्या है, छोटा सा, ये रहा प्राइमर। अब देखो हमें पता है ऊपर वाला एंड, देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये ऊपर वाला एंड कौन सा है, 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड के अपोजिट में कौन सा एंड होना चाहिए,
5 प्राइम एंड, तो मैंने यहाँ पर लगाया प्राइमर, तो प्राइमर यहाँ लगाया, तो प्राइमर का अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये प्राइमर का कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम एंड। ठीक बात है। अब हमें पता है, याद रखना, जो आरएनए प्राइमर होता है उस पर 2 एंड होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। अगर कोई भी नई चीज़ जुड़ती है ना, कोई भी नई चीज़ ऐड होती है, वो हमेशा 3 प्राइम एंड पर होती है। कहाँ पर होती है, 3 प्राइम एंड पर। 5 प्राइम एंड पर कभी कोई चीज़ नहीं जुड़ती। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड है। उसके बाद टोपोआइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज, ये है वो इस पूरी प्रोसेस की जान। डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर आ गया जिसमें प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, याद रखना, प्राइमर लगाने का काम कौन एंजाइम करता है, प्राइमेज। कौन करता है, प्राइमेज। तो प्राइमर आया, इस प्राइमर ने क्या किया, डीएनए, अब ये प्राइमर यहाँ लग चुका है, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से हमने एक नई स्ट्रैंड बना दी जो कंटिन्यू चलती गई है ऐसे आगे तक, ये चलती गई। अब दूसरी स्ट्रैंड देख लो, यहाँ पर कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड। अब सोचो ज़रा, ये 5 प्राइम एंड है, तो इस हिसाब से मुझे प्राइमर यहाँ लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ प्राइमर लगाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम, और यहाँ पर कौन सा होगा, 5 प्राइम। अगर मैंने यहाँ पर 3 प्राइम लगा दिया तो एक बात बताओ, 3 प्राइम पर ही नए बेस पेयर जुड़ते हैं, पता है। लेकिन एक बात बताओ, ये डीएनए तो यहाँ तक है, आगे तो कोई डीएनए ही नहीं है। अगर आगे डीएनए नहीं है तो इसका मतलब है कि इस प्राइमर के साथ आगे कुछ जुड़ेगा ही नहीं। हमें पता है कि बेस पेयर हमेशा जैसा बेस सीक्वेंस इस स्ट्रैंड पर होगा उसी का अपोजिट ही यहाँ पर ATGC जुड़ते जाएंगे, आगे तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। अगर सीक्वेंस नहीं है तो प्राइमर यहाँ पर लगेगा ही नहीं। बात समझ में आई, तो प्राइमर यहाँ पर लगेगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पीछे से देखना वीडियो को। ठीक है, तो प्राइमर यहाँ ना लग के अब प्राइमर यहाँ लग जाएगा। अगर प्राइमर यहाँ लगता है तो ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। अब देखो, यहाँ पर स्ट्रैंड प्रेजेंट है, अगर स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट बेस पेयर यहाँ पर जुड़ेंगे और इसीलिए स्ट्रैंड आगे तक बढ़ती जाएगी। लेकिन ये थोड़ी ही बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्राइमर की ज़रूरत और पड़ेगी, फिर ये आगे थोड़ी और बढ़ाएंगे, फिर और पड़ेगी, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रैंड बन रही है वो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बन रही है। तो सबसे पहला प्राइमर हम यहाँ लगाते हैं, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो टुकड़ों में जाएगी। अब टुकड़ों में जाने के कारण इस सेगमेंट को, इस पूरे को, इसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। कौन से, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और ओकाज़ाकी, और देखो ये स्ट्रैंड थोड़ी थोड़ी बन के चल रही है तो इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है। देखो ऊपर वाली स्ट्रैंड बिल्कुल कंटिन्यू बन रही थी, लेकिन ये वाली ऐसे टुकड़ों में बन रही है, तो इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग, लैग आ रहा है ना बीच में, लैग, जैसे कंप्यूटर लैग होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ऊपर वाली स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, या लीडिंग मतलब लगातार चल रही है, या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जो कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाती हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, और ध्यान से देखना, ये जो ऑरेंज कलर में ना, ये हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद अब जब यहाँ का काम खत्म हो चुका है, इस एरिया का काम खत्म हो चुका है, तब क्या होगा, ये हेलिकेज एंजाइम फिर आएगा। ये रहा हेलिकेज एंजाइम, लगा देता हूँ साथ साथ में, हेलिकेज फिर आएगा। अभी हेलिकेज क्या करेगा, अब आगे के पार्ट को खोलेगा। आगे के पार्ट को खोलेगा तो फिर दोबारा से टोपोआइसोमरेज एसएसबी प्रोटीन आएंगे, फिर वो उस आगे के पार्ट को आपस से जुड़ने नहीं देंगे। तो अब दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज सेम यही काम यहाँ पर करेगा, फिर ऐसा ही काम आगे होगा। ऐसे करते करते पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम ये आ गया। ठीक बात है, 3 प्राइम एंड आगे चल रहा था, उसी तरीके से ये देखो सेम चल रहा था। लीडिंग स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड, या ये कंटिन्यू चले कंटिन्यूस स्ट्रैंड, इसको डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, प्राइमर का काम खत्म हो चुका, अब मुझे इन प्राइमर को अलग करना है। अब मैं प्राइमर को रिमूव करूंगा, रिमूव आरएनए प्राइमर। जैसे ही मैं आरएनए प्राइमर रिमूव करता हूँ, करने के बाद हमारे पास ये देखो, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ चुके हैं डीएनए के। तो मतलब क्या था, शुरू में कितना था, शुरू में सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल था, पर ये प्रोसेस करते करते हमारे पास कितने डीएनए के मॉलिक्यूल आ चुके हैं, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल। अब एक काम और होता है जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, सॉरी,
प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि एट लास्ट ये चेक किया जाता है कि भाई जब दोनों डीएनए बन तो चुके हैं, लेकिन इन डीएनए में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, कोई चीज़ उल्टी तो नहीं जुड़ी, उस चीज़ को चेक किया जाता है। अगर अगर कोई बेस पेयर या कोई मतलब बेस पेयर अगर उल्टा जुड़ा है तो उसको ठीक किया जाता है, तो रिपेयर किया जाता है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम ऐसे कैसे बनाना है, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा ऐसे कलर्ड बनाएं, पेन पेंसिल से बना सकते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये था अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब इसी रेप्लिकेशन प्रोसेस को मैंने स्टेप्स में अच्छे से एक डिज़ाइन कर रखा है ताकि आपको सेट पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहला रिकॉग्नाइज करना ओआरआई साइट को, ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पर कौन से सीक्वेंस होते हैं, एटी सीक्वेंस जो आसान है टूटने। उसके बाद अगला कौन सा है, डीएनए को खोलना। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेज, जिससे वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है। ये रहा, दो एंजाइम होते हैं, एसएसबी प्रोटीन, उसका काम यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रैंड्स को रीएसोसिएटिंग से बचाना, प्रिवेंट करना। टोपोइसोमरेज का काम क्या होता है, सुपर कॉइलिंग से बचाना, रिमूव करना। उसके बाद अगला क्या है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनाना। अब कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन उससे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए प्राइमेज की। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर लगाता है, क्योंकि प्राइमरी तो है ना जिसके साथ जुड़ेंगे। और एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, क्योंकि देखो दिख भी तो रहा था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ दिख भी तो रही थी ना। ये देखो, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे तो काम कर रहा है। सेम यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद सेम वही चीज़ें हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यू होती है उसे कौन सी स्ट्रैंड बोलते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन जो दूसरी होती है उसे डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दो स्ट्रैंड बन चुकी हैं, बनने के बाद अब रिमूवल करना है, प्राइमर को रिमूव करना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, अब कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं प्राइमर को रिमूव करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज 1, या इसी का ही दूसरा नाम है कोहरनबर्ग एंजाइम। ये सीबीएसई ने पूछा था। ठीक है, कि प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, और उन्होंने ना ये डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं दिया था, कोहरनबर्ग एंजाइम दिया था। ठीक, पूछा था। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज 1 या कोहरनबर्ग एंजाइम है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्राइमर को रिमूव करना। उसके बाद अगला स्टेप जो आखिरी बताए, कोई चीज़ गलत ना जुड़ी हो, तो कौन सी एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग या डीएनए रिपेयर। तो डीएनए पॉलीमरेज ही ये काम करता है। कौन सा काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए पॉलीमरेज में भी कौन सी एक्टिविटी होती है, ये डीएनए पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, जो प्रूफ रीडिंग का काम करती है। उसके बाद हमारे पास डीएनए के 2 मॉलिक्यूल बन चुके। तो यही थी डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच। देखो, पहली बार अगर आपको पढ़ोगे ना तो चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी। आपने इसको 2-3 बार देखो और लिख के देखो। ठीक है, मेरी मानो तो अगर मैं सजेशन दूँ तो ऐसे कर लो कि आप 5 मिनट पहले 5 मिनट समझो, और 5 मिनट समझने को मेमोराइज करके देखो, फिर लिखो, फिर 5 मिनट वीडियो देखो, फिर ये करो। 5-5 मिनट करके आप इसको देखो तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच।